चेतावनी, यह कहानी 18 प्लस श्रोताओं के लिए बनाई गई है। कमजोर दिल वालों और बच्चों से अनुरोध है, कृपया सावधानी बरतें। रात के करीब 11:30 बजे थे जब न्यू बोंगाईगांव जंक्शन का सिग्नल केबिन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। बाहर बारिश हल्की हल्की हो रही थी और उस बारिश की बूंदों की आवाज के अलावा वहां कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का मेज था जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और उसी मेज के नीचे एक टूटी हुई दराज में एक पुराना रजिस्टर पड़ा था जिसकी जिल्द अब भूरी हो चुकी थी और कोनों से फटने लगी थी। उस रजिस्टर पर आखिरी एंट्री की तारीख थी 14 अगस्त 1998। अरुण दास, जो पिछले 3 महीनों से इस सेक्शन में नए नए ट्रांसफर होकर आए थे, उस रात अपनी पहली नाइट शिफ्ट पर ड्यूटी पर थे। उम्र यही कोई 28 साल, हाथों में अनुभव कम, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। रेलवे की नौकरी उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता भी लोको पायलट रह चुके थे, गुवाहाटी लाइन पर ही। अरुण को इस लाइन के बारे में बचपन से ही कुछ किस्से सुनने को मिलते रहे थे, मगर उन्होंने हमेशा उन्हें पुरानी पीढ़ी का अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उस रात उनकी ड्यूटी थी एक मालगाड़ी को गुवाहाटी से न्यू बोंगाईगांव सेक्शन तक ले जाने की। ट्रेन में सिर्फ माल था, कोयला और लोहे की छड़ें, और साथ में उनका सहायक विकास बर्मन, जो उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा था और इस लाइन पर पिछले 7 साल से काम कर रहा था। सर, आज पहली बार रात की शिफ्ट है ना आपकी इस सेक्शन में? विकास ने कैब में बैठते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सतर्कता थी। हाँ, क्यों? अरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ खास बात है क्या इस सेक्शन में? विकास कुछ पल चुप रहा, फिर खिड़की से बाहर अंधेरे की तरफ देखते हुए बोला, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर किलोमीटर 47 के पास। अरुण ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ट्रेन चल पड़ी, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई। बाहर घने जंगल का इलाका शुरू हो गया था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ और बीच बीच में छोटी छोटी बस्तियां जिनकी बत्तियां दूर से टिमटिमाती नजर आ रही थीं। बारिश की वजह से पटरियां चमक रही थीं और हेडलाइट की रोशनी में बूंदें हीरे की तरह चमकती हुई गुजर रही थीं। करीब आधे घंटे बाद जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी, अरुण को अचानक विकास की सांसें थोड़ी तेज महसूस हुईं। उसने पीछे मुड़कर देखा। विकास का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी नजरें सामने की पटरी पर टिकी हुई थीं। क्या हुआ? अरुण ने पूछा। कुछ नहीं सर, बस किलोमीटर 47 आने वाला है, विकास ने धीमी आवाज में कहा, जैसे वो खुद को दिलासा दे रहा हो। अरुण ने सामने देखा। दूर कोहरे में लिपटी पटरी एक हल्के मोड़ की तरफ जा रही थी। कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, बस अंधेरा, बारिश और जंगल। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन उस मोड़ के करीब पहुंचती गई, अरुण को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी जो बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग थी। जैसे किसी ने कैब के अंदर का तापमान अचानक कई डिग्री गिरा दिया हो। तभी हेडलाइट की रोशनी में पटरी के किनारे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। अरुण ने ब्रेक पर हाथ रखा, लेकिन विकास ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मत रोकिए सर, कभी मत रोकिए, यहाँ बस आगे बढ़ते रहिए। अरुण हैरान होकर विकास की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जो एक अनुभवी लोको पायलट के चेहरे पर देखना अजीब लग रहा था। ट्रेन आगे बढ़ती रही और हेडलाइट की रोशनी उस हिलती हुई चीज के करीब पहुंची। वो एक इंसान का साया था। एक औरत सफेद साड़ी में पटरी के बिल्कुल किनारे खड़ी, अपनी पीठ ट्रेन की तरफ किए हुए। सर, विकास चिल्लाया, देखिए मत उसे, बस सामने देखिए। लेकिन अरुण की नजरें उस साए पर जमी रह गईं। जैसे ही ट्रेन उसके करीब से गुजरी, वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। अरुण को उसका चेहरा पूरी तरह नजर नहीं आया, सिर्फ इतना दिखा कि उसकी आंखें कहीं ज्यादा गहरी और काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही न पहुंचती हो। और फिर एक पल के लिए ट्रेन की आवाज के बीच अरुण को एक फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी साफ जैसे कोई सीधे उसके कान में बोल रहा हो, रुक जाओ। ट्रेन उस मोड़ को पार कर चुकी थी। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। क्या था वो? अरुण ने कांपती आवाज में पूछा। विकास ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब भी पीला था। सर, इस लाइन पर बहुत कुछ हुआ है जो रिकॉर्ड में नहीं है। कुछ बातें हैं जो पुराने स्टाफ को पता है, लेकिन कोई बोलता नहीं, नए लोगों को नहीं बताते, क्योंकि
डर लगता है कि कहीं बताने से वो चीज और पास ना आ जाए। कैसी चीज? क्या हुआ था यहाँ? विकास कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 1998 की बात है। अगस्त का महीना था। ठीक आज जैसी बारिश हो रही थी। एक पैसेंजर ट्रेन इसी सेक्शन से गुजर रही थी। रात के करीब यही समय। किलोमीटर 47 के पास पटरी पर लैंडस्लाइड हो गई थी। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर पटरी पर आ गिरा था। ट्रेन उस मलबे से टकराई और पटरी से उतर गई। कई डिब्बे नीचे खाई में गिर गए। अरुण की सांसें रुक सी गईं। कितने लोग मारे गए? यही तो बात है सर। विकास की आवाज में एक अजीब सी कंपी थी। किसी को पता ही नहीं। रेलवे के पास इस हादसे का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, न कोई FIR, न कोई इंक्वायरी रिपोर्ट, न कोई मुआवजे की लिस्ट। जैसे वो हादसा हुआ ही नहीं। लेकिन जो लोग उस रात यहां मौजूद थे, रिलीफ टीम में या आसपास के गांवों में, वो सब कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ट्रेन गिरते हुए चीखें सुनी थीं, लपटें देखी थीं। तो फिर रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कोई नहीं जानता सर। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त की सरकार ने दबा दिया क्योंकि पटरी की मरम्मत में लापरवाही हुई थी और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। कुछ लोग कहते हैं कि जो अफसर उस रात ड्यूटी पर थे वो सब खुद गायब हो गए इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही। और कुछ लोग। विकास ने एक गहरी सांस ली। कुछ लोग कहते हैं कि हादसा इतना अजीब था कि उसे समझाया ही नहीं जा सका, इसलिए फाइल बंद कर दी गई हमेशा के लिए। ट्रेन अब जंगल के घने हिस्से से निकल आई थी और सामने एक छोटा सा स्टेशन दिखाई देने लगा था, लेकिन उसकी बत्तियां बुझी हुई थीं। प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुनसान। ये कौन सा स्टेशन है? अरुण ने पूछा। चंद्रकोना हॉल्ट। बंद पड़ा है 1998 से ही। हादसे के बाद रेलवे ने इसे ऑपरेशनल रखना बंद कर दिया। कहते हैं यहाँ के स्टाफ ने काम करने से मना कर दिया था। जैसे ही ट्रेन उस बंद स्टेशन के करीब से गुजरी, अरुण को प्लेटफॉर्म पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा। प्लेटफॉर्म के एक कोने में टूटी हुई बेंच के पास कुछ परछाइयां जैसे हिल रही थी। इंसानों जैसी शक्लें, धुंधली जैसे कोहरे से बनी हो। कुछ बैठी हुई, कुछ खड़ी, सब एक ही दिशा में देख रही थी, ट्रेन की तरफ। विकास, वो लोग हैं क्या? अरुण की आवाज बमुश्किल निकली। विकास ने खिड़की से बाहर देखने से साफ इनकार कर दिया। सर प्लीज आगे देखिए, बस आगे। ये स्टेशन कभी मत देखिए, चाहे कुछ भी सुनाई दे। लेकिन अरुण की नजरें हट नहीं पा रही थीं। और तभी जैसे ही ट्रेन उस स्टेशन के बिल्कुल बराबर से गुजरी, उसे साफ सुनाई दिया कई आवाजें एक साथ, जैसे बहुत सारे लोग बेहद घबराए हुए हों, चीख रहे हों, मदद मांग रहे हों। बच्चों के रोने की आवाज, किसी औरत की चीख, और उन सब के बीच एक आवाज जो बाकी सबसे अलग थी, गहरी, ठंडी और बेहद करीब से आती हुई, जैसे कोई सीधा कैब के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हो, हमें छोड़कर मत जाओ। अरुण ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। कैब में उसके और विकास के अलावा कोई नहीं था, लेकिन एक पल के लिए शीशे में उसे अपने पीछे एक धुंधला सा साया नजर आया, किसी के खड़े होने जैसा। जब उसने सीधा पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। ट्रेन आगे बढ़ती रही। स्टेशन पीछे छूट गया और धीरे धीरे वो अजीब ठंडक भी कम होने लगी। अरुण की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थीं। हालांकि कैब के अंदर ठंड थी। ये हर रात होता है क्या? अरुण ने पूछा। नहीं सर, हर रात नहीं, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब वो ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बारिश वाली रातों में खासकर। पुराने स्टाफ का कहना है कि जिस रात हादसा हुआ था, उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। अरुण चुप हो गया। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन उसकी जुबान जैसे जम सी गई थी। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर उसने फिर पूछा, तुमने पहले भी देखा है ऐसा? विकास ने सिर हिलाया। उसकी नजरें अब भी सामने पटरी पर टिकी थीं। पहली बार जब मैंने ये लाइन ज्वाइन की थी, मेरे सीनियर ने मुझे साफ कहा था, कभी किलोमीटर 47 पर मत रुकना, चाहे कुछ भी दिखे, कुछ भी सुनाई दे। एक बार एक ड्राइवर ने गलती की थी। क्या हुआ था उसके साथ? विकास ने गहरी सांस ली, जैसे वो कुछ ऐसा बताने वाला हो जिसे बताना उसे पसंद नहीं था। 1998 के हादसे के करीब 2 साल बाद की बात है। एक ड्राइवर था, नाम था रमेश शर्मा। वो भी इसी सेक्शन पर ड्यूटी करता था। एक रात ठीक इसी जगह
उसे लगा कि पटरी पर कोई खड़ा है, एक बच्चा। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, ट्रेन रोक दी। फिर क्या हुआ? वो नीचे उतरा देखने के लिए। उसका सहायक कैब में ही रहा। डर के मारे उतरने की हिम्मत नहीं हुई उसकी। कुछ मिनट बाद रमेश वापस आया, लेकिन कुछ अलग था उसमें। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। सहायक ने पूछा, क्या हुआ? तो रमेश ने सिर्फ इतना कहा, वो मुझे पहचानती थी, मेरा नाम जानती थी। अरुण की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। फिर उस रात के बाद रमेश पहले जैसा नहीं रहा। वो रात को सो नहीं पाता था। कहता था कि कोई उसे बुलाता है, हर रात उसी जगह से। 3 हफ्ते बाद वो अचानक गायब हो गया। उसका घर वालों ने बहुत ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज तक नहीं मिला वो। कैब में एक भारी सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश अब तेज हो गई थी और खिड़कियों पर बूंदें ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई उंगलियों से शीशा खटखटा रहा हो। अरुण ने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। उसे अचानक महसूस हुआ कि ट्रेन की रफ्तार अपने आप धीमी होने लगी है, हालांकि उसने थ्रॉटल में कोई बदलाव नहीं किया था। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर पूछा, इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ देखते हुए। विकास का चेहरा पूरी तरह डर से भर चुका था। सर, स्पीड मत गिरने दीजिए, थ्रॉटल चेक कीजिए अभी। अरुण ने थ्रॉटल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल कैब की लाइटें झिलमिलाने लगी। एक बार, 2 बार और फिर पूरी तरह बुझ गईं। सिर्फ हेडलाइट की रोशनी बची थी, जो बारिश और कोहरे में सामने की पटरी को धुंधला सा रोशन कर रही थी। अंधेरे में अरुण को अपने ठीक पीछे कैब के दरवाजे के पास एक सांस लेने की आवाज सुनाई दी। धीमी, गहरी, बिल्कुल करीब से। अंधेरे में सांस लेने की वो आवाज धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी। अरुण की हरकतें जम सी गई थीं। उसका हाथ अभी भी थ्रॉटल पर था, लेकिन उंगलियां हिलने से इनकार कर रही थीं। विकास ने जल्दी से अपनी टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी कैब के अंदर घुमाई। कोई नहीं था, सिर्फ वो दोनों और वो आवाज जो अब भी वहीं कहीं गूंज रही थी। सर, थ्रॉटल संभालिए प्लीज, विकास चिल्लाया। उसकी आवाज में दहशत साफ झलक रही थी। अरुण ने अपने आप को संभाला और थ्रॉटल को धीरे से आगे बढ़ाया। कुछ पल की खामोशी के बाद इंजन की गड़गड़ाहट फिर से सुनाई देने लगी और ट्रेन ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। ठीक उसी वक्त कैब की लाइटें भी वापस जल उठीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो सांस लेने की आवाज अब भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, धीरे धीरे दूर होती हुई, जैसे कोई पीछे हट रहा हो। क्या था वो? अरुण ने कांपती आवाज में पूछा, अपने माथे का पसीना पोंछते हुए। विकास ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन साथ में एक थकान भी थी, जैसे ये सब उसके लिए नया न हो। सर, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। जब भी कोई नया ड्राइवर इस सेक्शन पर आता है, पहली रात कुछ न कुछ जरूर होता है। जैसे वो जानना चाहते हैं कि नया आदमी कौन है। कौन वो? अरुण ने पूछा, हालांकि उसे जवाब का अंदाजा हो चुका था। वो लोग जो उस रात मारे गए थे 1968 में। ट्रेन अब एक लंबे सीधे ट्रैक पर चल रही थी। दोनों तरफ घना जंगल था और बारिश अब हल्की हो चुकी थी। अरुण ने खुद को थोड़ा संभाला और विकास की तरफ देखा। तुमने कहा था कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं है इस हादसे का, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता है इतनी डिटेल में? विकास कुछ देर चुप रहा, जैसे वो सोच रहा हो कि बताए या नहीं। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर निकाली और अरुण की तरफ बढ़ाई। टॉर्च की रोशनी में अरुण ने उसे ध्यान से देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी रेलवे की वर्दी में एक पुराने जमाने के इंजन के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये मेरे पिताजी हैं, विकास ने धीमी आवाज में कहा। वो भी लोको पायलट थे इसी सेक्शन पर। 14 अगस्त 1978 की रात वो ड्यूटी पर नहीं थे। उनकी शिफ्ट अगले दिन की थी। लेकिन उस रात जो पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार हुई, उसमें उनके एक बहुत अच्छे दोस्त गोपाल दा ड्राइवर थे। तो उनका क्या हुआ? मरे नहीं, बच गए थे हादसे में, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो गए थे। 3 महीने अस्पताल में रहे। जब ठीक हुए तब उन्होंने मेरे पिताजी को सब कुछ बताया था, जो उन्होंने देखा, जो हुआ। पिताजी ने वो सब बातें मुझे बचपन में सुनाई थीं। जब मैं इस लाइन पर ज्वाइन करने वाला था, उन्होंने कहा था कि मुझे सच पता होना चाहिए ताकि मैं सावधान रह सकूं। अरुण ने सांस रोककर पूछा, तो क्या हुआ था उस रात असल में?
विकास ने खिड़की से बाहर एक नजर डाली, जैसे यकीन दिलाना चाहता हो कि आसपास कुछ नहीं है। फिर बोलना शुरू किया। गोपालदा ने बताया था कि वो रात बहुत अजीब थी। बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन उससे पहले कुछ घंटों तक पूरे इलाके में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। न कोई पक्षी की आवाज, न कीड़ों की, कुछ नहीं, जैसे पूरा जंगल सांस रोके बैठा हो। ट्रेन किलोमीटर 47 के करीब पहुंची। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में उन्हें लगा कि पटरी पर कुछ है। उन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। असल में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर पटरी पर आ गिरा था, भारी बारिश की वजह से। लेकिन गोपालदा हमेशा कहते थे कि उन्हें यकीन था कि उन्होंने मलबे से पहले कुछ और देखा था, कोई साया पटरी के बीचों बीच खड़ा, जैसे इंतजार कर रहा हो। ट्रेन डिरेल हो गई। कई डिब्बे नीचे खाई में जा गिरे। गोपालदा का डिब्बा किसी तरह पटरी पर ही रुक गया, बुरी तरह टेढ़ा होकर। वो बेहोश हो गए थे टक्कर की वजह से। जब होश आया तो चारों तरफ अफरा तफरी थी। लोग चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे, आग लगी हुई थी कुछ डिब्बों में। गोपालदा किसी तरह अपने डिब्बे से बाहर निकले, लंगड़ाते हुए। उन्होंने देखा कि आसपास के गांव वाले मदद के लिए दौड़े आ रहे थे, टॉर्च लेकर, फावड़े लेकर। लेकिन जब रेस्क्यू टीम पहुंची, असली रेलवे और पुलिस की टीम, सुबह होते होते तो उन्हें कुछ अजीब चीजें नजर आईं। क्या? अरुण ने पूछा। उसकी आंखें विकास के चेहरे पर टिकी थीं। पहली बात, जितने डिब्बे गिरे थे खाई में, उनमें से किसी में भी कोई बॉडी नहीं मिली। खून के निशान थे, टूटी हुई सीटें थीं, सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन एक भी लाश नहीं। दूसरी बात, गांव वाले जो रात भर मदद करते रहे, रेस्क्यू में लगे रहे, सुबह होते ही वो सब गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वो कौन थे, कहां से आए थे। जब पुलिस ने आसपास के गांवों में पूछताछ की तो किसी ने माना ही नहीं कि उनके गांव से कोई रात भर रेस्क्यू में शामिल था। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर वो लोग कौन थे जो मदद कर रहे थे? विकास ने कंधे उचकाए। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। किसी को नहीं पता, सर। गोपालदा हमेशा कहते थे कि उन्हें याद है कि कुछ चेहरे बहुत अजीब लग रहे थे उस रात, जैसे बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने हों, या जैसे वो सब वहीं कहीं आसपास ही रहते हों हमेशा से। तीसरी बात जो सबसे अजीब थी, जब सुबह हादसे की जगह की पूरी जांच हुई तो पता चला कि जिस जगह पहाड़ी टूटी थी वहां जमीन खोदने के निशान थे, जैसे किसी ने वो हिस्सा जानबूझकर कमजोर किया हो। लेकिन ये बात कभी सामने नहीं आई, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं बना। अरुण ने वाक्य पूरा किया। हाँ, अगले ही दिन ऊपर से आदेश आया कि इस हादसे की कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं बनेगी। जो भी अफसर मौके पर पहुंचे थे उन्हें चुप रहने को कहा गया। गोपालदा को भी धमकाया गया था कि अगर उन्होंने इस बारे में कुछ बोला तो उनकी नौकरी चली जाएगी। कुछ महीनों बाद जो सीनियर अफसर उस रात मौके पर सबसे पहले पहुंचे थे, वो अचानक ट्रांसफर होकर कहीं और चले गए और फिर कभी किसी ने उनके बारे में नहीं सुना। ट्रेन अब एक छोटे से पुल से गुजर रही थी। नीचे एक उफनती हुई नदी बह रही थी। बारिश की वजह से उसका पानी बढ़ा हुआ था। अरुण ने खिड़की से बाहर देखा। नदी की तेज आवाज के बीच उसे फिर वही अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। तो गोपालदा को क्या लगता था, असल में हुआ क्या था? अरुण ने पूछा। विकास ने अरुण की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। गोपालदा कहते थे कि उन्होंने भी उसे देखा था, हादसे से ठीक पहले, सफेद साड़ी में, पटरी के किनारे खड़ी। उनका मानना था कि वही है जो इस जगह की रखवाली करती है या शायद बदला लेती है। कुछ लोग उसे यक्षिणी कहते हैं। इस इलाके के पुराने लोग कहते हैं वो मंदिर टूटने के बाद से यहीं भटक रही है और जो कोई भी उसकी जगह से गुजरता है, बिना सम्मान के, बिना डर के, उसे वो अपने पास बुला लेती है। बाहर बारिश अचानक तेज हो गई और ट्रेन की खिड़कियों पर बूंदें जोर से टकराने लगीं। अरुण को लगा जैसे तापमान फिर से गिरने लगा है। उसने घबराकर इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, स्पीड स्थिर थी, कोई खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। विकास, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। विकास ने कुछ नहीं कहा, बस सामने पटरी की तरफ देखता रहा। उसकी पकड़ कंट्रोल पैनल पर और मजबूत हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, सर, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है। जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक हम रुकेंगे नहीं,
तब तक कुछ नहीं होगा। असली खतरा तब होता है जब कोई रुक जाता है या पीछे मुड़कर देखता है। रमेश शर्मा की तरह, अरुण ने धीरे से कहा। हाँ, रमेश शर्मा की तरह। ट्रेन अब एक ऐसे इलाके में दाखिल हो रही थी जहां जंगल और भी घना हो गया था। पेड़ों की शाखाएं लगभग पटरी के ऊपर तक झुकी हुई थीं। हेडलाइट की रोशनी में बारिश की बूंदें किसी चमकते हुए पर्दे की तरह लग रही थीं। अरुण ने घड़ी देखी। रात के 1 बज चुके थे। उन्हें अभी भी न्यू बोंगाई गांव पहुंचने में करीब 45 मिनट और लगने थे। तभी अचानक अरुण को दूर पटरी के दोनों तरफ कुछ रोशनियां टिमटिमाती हुई दिखाई दी, जैसे किसी ने बहुत सारी छोटी छोटी लालटेनें जला रखी हों, जंगल के अंदर इधर उधर बिखरी हुई। वो क्या है? उसने पूछा अपनी उंगली से इशारा करते हुए। विकास ने उस तरफ देखा और उसका चेहरा एक बार फिर सफेद पड़ गया। सर, वो लालटेनें नहीं हैं, कभी उनकी तरफ मत देखिए, बस सामने देखते रहिए। लेकिन वो क्या है? अरुण ने जिद करते हुए पूछा। उसकी नजरें उन रोशनियों पर टिकी रहीं जो अब धीरे धीरे पटरी के करीब आती हुई महसूस हो रही थी। गोपाल दा उन्हें आत्मा की लौ कहते थे। कहते थे कि जो लोग उस हादसे में मारे गए, उनकी आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती हैं, अपने घर का रास्ता ढूंढते हुए। कभी कभी रात को, खासकर बारिश में, वो रोशनियों के रूप में दिखती है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, वो रोशनियां और साफ होती गईं और अरुण को उनमें कुछ शक्लें भी नजर आने लगी, धुंधली, इंसानों जैसी, जो जंगल के बीच खड़ी होकर ट्रेन की तरफ देख रही थीं, कुछ हाथ हिला रही थीं, जैसे मदद मांग रही हों। एक पल के लिए अरुण को एक बच्चे की परछाई दिखी, जो पटरी के बिल्कुल किनारे खड़ी होकर हाथ बढ़ाए हुए थी, जैसे किसी को बुला रही हो। अरुण सर, विकास जोर से चिल्लाया। आंखें सामने रखिए, अभी। अरुण ने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें हटाईं और सामने पटरी की तरफ देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, क्यों नहीं देखना चाहिए उन्हें? विकास ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। गोपालदा कहते थे कि अगर आप बहुत देर तक उन्हें देखते रहें तो वो आपको पहचानने लगते हैं, और एक बार जब वो आपको पहचान ले, वो रुक गया, जैसे आगे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। फिर क्या होता है? फिर वो आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं, विकास ने धीरे से कहा, अपनी नजरें सामने पटरी पर टिकाए हुए। और वो कभी रुकते नहीं। ट्रेन आगे बढ़ती रही। जंगल का वो अजीब हिस्सा धीरे धीरे पीछे छूटता गया, लेकिन अरुण को एक अजीब सा एहसास होने लगा था, जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा हो, पीछे से, बहुत करीब से। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटाई। कैब में सन्नाटा छा गया। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। करीब 10 मिनट बाद विकास ने अचानक अपनी घड़ी की तरफ देखा और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। सर, हमें अगले 15 मिनट में बहुत सावधान रहना होगा। क्यों? क्योंकि हम उस जगह के करीब पहुंचने वाले हैं जहां असली मलबा गिरा था। वो जगह सबसे खतरनाक है। गोपालदा वहीं फंसे थे उस रात, और उन्होंने कहा था कि वहां हर रात ठीक इसी वक्त कुछ होता है। जो विकास की आवाज अचानक टूट गई। उसकी नजरें सामने कुछ देखकर जम गईं। अरुण ने भी सामने देखा। दूर पटरी पर हेडलाइट की रोशनी में कुछ बड़ा और गहरा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई मलबा, कोई रुकावट पटरी के बीचों बीच पड़ी हो। ब्रेक लगाइए सर, विकास चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे वो खुद नहीं जानता कि सही फैसला क्या है। अरुण का हाथ ब्रेक की तरफ बढ़ा, लेकिन ठीक उसी पल विकास ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। रुकिए, पहले ध्यान से देखिए सर, असली है या नहीं। अरुण की सांसें अटक गईं। हेडलाइट की रोशनी में वो चीज अब और साफ नजर आ रही थी। पटरी के बीचों बीच पड़ा एक बड़ा मलबे का ढेर, मिट्टी और पत्थरों का, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी लैंडस्लाइड के बाद होता है। लेकिन उसके ऊपर कुछ और भी था। कपड़ों के टुकड़े, टूटी हुई सीटें, जैसे किसी पुराने ट्रेन के डिब्बे का मलबा। ये तो नामुमकिन है, अरुण फुसफुसाया। इतना पुराना मलबा यहाँ कैसे हो सकता है अभी तक? ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी थी। हालांकि अरुण ने अभी तक ब्रेक पूरी तरह नहीं दबाया था, जैसे इंजन खुद ही समझ गया हो कि आगे कुछ गड़बड़ है। विकास की आंखें उस मलबे पर गड़ी हुई थीं। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था।
सर ध्यान से सुनिए, उसने बेहद धीमी नियंत्रित आवाज में कहा। ये असली नहीं है, मुझे यकीन है, लेकिन अगर हमने ब्रेक पूरी तरह लगा दी और ट्रेन रुक गई तो हम कभी यहां से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर ये असली हुआ तो हम टकरा जाएंगे। विकास ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहा हो। गोपालदा ने एक बार बताया था, हादसे की बरसी के आसपास कभी कभी ड्राइवरों को ये मलबा दिखता है। जिन लोगों ने ब्रेक लगाई और उतरकर देखने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आए, लेकिन जो लोग हिम्मत करके सीधे आगे बढ़ते गए उनके साथ कुछ नहीं हुआ। ट्रेन बिना किसी रुकावट के उस मलबे के बीच से गुजर जाती है जैसे वो कभी था ही नहीं। तुम्हें यकीन है इस पर? अरुण की आवाज में दहशत साफ थी। मुझे यकीन करना होगा सर, क्योंकि दूसरा रास्ता बहुत बुरा है। ट्रेन अब उस मलबे से महज कुछ 100 मीटर दूर रह गई थी। अरुण के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और थ्रॉटल पर हाथ रखे रखा, ब्रेक की तरफ नहीं बढ़ा। उसकी आंखें आगे की तरफ उस मलबे पर टिकी थी, जो अब इतना नजदीक आ चुका था कि उसके हर टुकड़े को साफ देखा जा सकता था। जली हुई लकड़ी, मुड़ा हुआ लोहा और उन सब के बीच कुछ ऐसा जो देखने में इंसानी शक्ल जैसा लग रहा था, आधा मलबे में दबा हुआ, मानो अभी भी वहीं फंसा हो। सर आंखें बंद मत कीजिए, लेकिन मलबे को सीधा मत देखिए, विकास ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति आ गई थी, जैसे वो खुद को और अरुण दोनों को दिलासा दे रहा हो। बस पटरी के बीचों बीच की लाइन देखिए, जहां इंजन को जाना है। अरुण ने वैसा ही किया। उसने अपनी नजरें पटरी की उस पतली सफेद लाइन पर टिका दी, जो बारिश में हेडलाइट की रोशनी में चमक रही थी। ट्रेन उस मलबे के बिल्कुल करीब पहुंच गई, इतनी करीब कि अरुण को लगा अब टक्कर होकर ही रहेगी। उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंजने लगीं, और फिर अचानक कोई टक्कर नहीं हुई। ट्रेन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली गई, जैसे वो मलबा हवा हो, कोहरे का एक टुकड़ा, कुछ भी ठोस नहीं। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा। पटरी साफ थी, कोई मलबा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और बारिश। भगवान! अरुण की आवाज कांप रही थी। ये क्या था अभी? विकास ने लंबी सांस छोड़ी। उसके माथे पर भी पसीना आ गया था, हालांकि कैब में ठंड बरकरार थी। यही तो मैंने कहा था सर, ये असली नहीं होता, ये सिर्फ एक याद है, एक निशान जो उस रात यहां छूट गया था। ये हमें रोकने की कोशिश करता है ताकि हम भी। वो रुक गया। ताकि हम भी क्या? ताकि हम भी उनका हिस्सा बन जाएं, विकास ने धीरे से कहा। ट्रेन अब उस खतरनाक हिस्से से आगे निकल आई थी और जंगल थोड़ा कम घना होने लगा था। दूर, बहुत दूर, अरुण को कुछ बत्तियां टिमटिमाती हुई दिखाई दी, शायद कोई छोटा सा गांव। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी पूरी तरह गया नहीं था। कितनी दूर है अब न्यू बोंगाई गांव? उसने पूछा, अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए। करीब 25 किलोमीटर सर। लेकिन विकास की नजरें अचानक अपनी घड़ी पर गईं और उसका चेहरा फिर से चिंता से भर गया। क्या हुआ? रात के 1:15 बज रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अभी उस पॉइंट के बहुत करीब हैं जहां वो रुका, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। सर, मैंने आपको जो बताया वो सिर्फ आधी कहानी थी। अरुण ने चौंक कर विकास की तरफ देखा। मतलब? विकास ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो कुछ ऐसा बताने वाला हो जो उसने पहले कभी किसी को नहीं बताया था। गोपाल दा ने मुझे एक बार, बहुत सालों बाद, कुछ और भी बताया था। एक ऐसी बात जो उन्होंने रेलवे को कभी नहीं बताई और अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं। वो बात इस पूरे हादसे की असली वजह से जुड़ी है। बताओ मुझे, अरुण ने कहा। अब उसकी उत्सुकता उसके डर पर हावी होने लगी थी। विकास ने खिड़की से बाहर एक नजर डाली, जैसे यकीन दिलाना चाहता हो कि उन्हें कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बोलना शुरू किया। याद है मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने एक पुराना मंदिर तोड़ा था, यहीं किलोमीटर 47 पर पटरी बिछाने के लिए। गोपाल दा ने बताया था कि वो मंदिर किसी आम देवी का नहीं था, वो एक यक्षिणी का स्थान था। एक बहुत पुरानी, बहुत शक्तिशाली यक्षिणी, जिसे स्थानीय लोग सदियों से पूजते आए थे। कहानी ये है कि सैकड़ों साल पहले इस जंगल में एक औरत रहती थी, बहुत खूबसूरत, बहुत रहस्यमयी। गांव वाले कहते थे कि वो असल में एक यक्षिणी थी, जो इंसानी रूप में इस इलाके की रखवाली करती थी। वो जंगल की, नदी की और यहाँ रहने वाले लोगों की हिफाजत करती थी। बदले में गांव वाले उसे सम्मान देते थे,
उसके नाम पर छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। लेकिन एक दिन एक राजा के सिपाहियों का एक दल इस जंगल से गुजरा। उनके सरदार ने उस औरत को देखा और उसकी खूबसूरती से मोहित होकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। औरत ने मना किया, भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाही उसका पीछा करते रहे। आखिरकार जब उन्होंने उसे घेर लिया तो उसने अपना असली रूप दिखाया और गांव वालों ने कहा कि उस रात जंगल में ऐसी चीखें गूंजी थीं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो सारे सिपाही मृत पड़े थे, लेकिन उस औरत का कोई निशान नहीं था। बस उस जगह पर जमीन पर एक अजीब सा निशान बन गया था, जैसे कुछ बहुत भारी और शक्तिशाली वहां से गुजरा हो। गांव वालों ने उस जगह पर एक छोटा मंदिर बना दिया, उसकी याद में, उसके सम्मान में, ताकि वो शांत रहे और गांव की रक्षा करती रहे। सदियों तक वो मंदिर वहीं रहा और गांव वाले उसे पूजते रहे। लेकिन जब अंग्रेजों ने रेलवे लाइन की योजना बनाई तो वो मंदिर ठीक उनके रास्ते में आ गया। गांव वालों ने बहुत मिन्नतें की, बहुत समझाया कि लाइन का रास्ता थोड़ा बदल दिया जाए, लेकिन अंग्रेज अफसरों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने कहा कि ये सब अंधविश्वास है और मंदिर तोड़कर वहां पटरी बिछा दी। अरुण की सांसें अटकी हुई थीं और उसके बाद से हर कुछ दशकों में इस सेक्शन पर कोई बड़ा हादसा होता है। 1920 के आसपास एक निर्माण दुर्घटना, फिर 1950 के दशक में एक और फिर 1998 वाला हादसा, जो अब तक का सबसे भयानक था। गोपालदा का मानना था कि हर बार जब भी कोई इस जगह का असम्मान करता है, जब भी कोई सुरक्षा में लापरवाही बरतता है, वो यक्षिणी जाग उठती है। लेकिन 1998 में क्या हुआ था खास तौर पर? सिर्फ बारिश और लैंडस्लाइड ही तो थी ना? विकास ने सिर हिलाया। यही वो हिस्सा है जो गोपालदा ने कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे पिताजी को। उन्होंने बताया था कि हादसे से कुछ हफ्ते पहले रेलवे के कुछ ठेकेदारों ने किलोमीटर 47 के आसपास जमीन की खुदाई शुरू की थी। कहा गया था कि पटरी को मजबूत करने के लिए मिट्टी का काम हो रहा है, लेकिन असल में वो लोग वहां कुछ और ढूंढ रहे थे। क्या? पुराने जमाने का खजाना। गोपालदा के हिसाब से स्थानीय अफवाहों के मुताबिक उस पुराने मंदिर के नीचे कुछ कीमती चीज दबी हुई थी, शायद सोना, शायद कोई प्राचीन मूर्ति। कुछ भ्रष्ट अफसरों और ठेकेदारों ने मिलकर गुपचुप तरीके से वहां खुदाई शुरू करवाई, रात के अंधेरे में, ताकि किसी को पता न चले। और वो खुदाई ने ही उस पहाड़ी को कमजोर कर दिया। गोपालदा को यही लगता था, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका मानना था कि उस खुदाई ने उस जगह को फिर से जगा दिया जो सदियों से सोई हुई थी, चुपचाप, सिर्फ अपने इलाके की रखवाली करते हुए। जब उसकी जगह को फिर से खोदा गया, फिर से बेइज्जत किया गया, तो उसका गुस्सा वापस आ गया। और उस रात जब पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजरी, वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। ट्रेन अब एक खुले मैदान से गुजर रही थी। जंगल कुछ देर के लिए पीछे छूट गया था और बारिश भी थोड़ी कम हो गई थी। अरुण को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन विकास की बातों ने उसके मन में एक गहरा डर बिठा दिया था। तो वो जो हमने अभी देखा, वो साया, वो रोशनियां, वो सब? अरुण ने पूछा। वो सब उसी रात के निशान हैं, सर। कुछ आत्माएं उन लोगों की हैं जो हादसे में मारे गए, लेकिन वो औरत सफेद साड़ी वाली जो आपने पहले देखी थी, गोपालदा का मानना था कि वो कोई मरी हुई इंसान नहीं है। वो वही यक्षिणी है जो आज भी अपनी जगह की रखवाली करती है, और जो कोई भी बिना डर के, बिना सम्मान के इस जगह से गुजरता है, बिना उसकी परवाह किए, वो उसे चेतावनी देती है। चेतावनी? हमें क्या करना चाहिए? अरुण ने घबराकर पूछा। विकास ने अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें कुछ सूखे फूल और थोड़ा सा सिंदूर था। गोपालदा ने मुझे सिखाया था कि जब भी इस सेक्शन से गुजरो, दिल में उसका सम्मान रखो, मन ही मन उससे रास्ता मांगो, उसे परेशान करने की कोई इच्छा मत रखो। इतना काफी है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, सर। वो बस चाहती है कि उसकी जगह का सम्मान हो। अरुण ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और मन ही मन उस यक्षिणी से माफी मांगी, उसकी जगह से सुरक्षित गुजरने की विनती की। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे महसूस हुआ कि कैब के अंदर की वो अजीब ठंडक अब पूरी तरह गायब हो गई थी। बारिश भी लगभग रुक चुकी थी और आसमान में कहीं कहीं तारे झलकने लगे थे। अब हम सुरक्षित हैं? उसने पूछा। विकास ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक हल्की सी चिंता बाकी थी। अभी के लिए, सर।
लेकिन कुछ और है जो मुझे आपको बताना चाहिए, कुछ ऐसा जो सिर्फ इस साल हुआ है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज की रात कुछ खास है। क्या? अरुण ने पूछा। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। 3 महीने पहले रेलवे ने इस पूरे सेक्शन पर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, डबल ट्रैकिंग का काम, और उस काम के लिए उन्होंने किलोमीटर 47 के आसपास फिर से भारी मशीनरी से खुदाई शुरू करवाई है, ठीक उसी जगह जहां वो पुराना मंदिर था। अरुण का खून जम गया। क्या? और किसी ने उन्हें रोका नहीं? गांव वालों ने बहुत विरोध किया सर, लेकिन आजकल कौन सुनता है इन बातों को? ठेकेदारों ने कहा कि ये सब अंधविश्वास है, विकास के काम में रुकावट मत डालो। खुदाई शुरू हो चुकी है और पिछले हफ्ते से इस सेक्शन में अजीब घटनाएं फिर से बढ़ने लगी हैं। 2 दिन पहले एक मालगाड़ी का ड्राइवर बिना किसी वजह के अचानक ट्रेन रोककर भाग गया था। बीच रास्ते में उसका आज तक पता नहीं चला। अरुण की सांसें रुक सी गईं। तुम्हारा मतलब है वो फिर से जाग रही है? विकास ने खिड़की से बाहर अंधेरे में दूर कहीं देखते हुए धीमी आवाज में कहा। मुझे डर है कि हाँ सर, और अगर ये खुदाई नहीं रुकी तो मुझे लगता है कि 1998 जैसा कुछ फिर से होने वाला है, बहुत जल्द। ट्रेन आगे बढ़ती रही। अंधेरे में बारिश की आखिरी बूंदों के बीच दोनों आदमी खामोश बैठे रहे, अपने अपने डर और आशंकाओं में डूबे हुए। दूर, बहुत दूर, जंगल के बीचों बीच किलोमीटर 46 की तरफ से एक बहुत हल्की, बहुत धीमी आवाज हवा में तैरती हुई महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत गहरी आवाज बहुत धीरे से गुनगुना रही हो। इंतजार करते हुए ट्रेन की रफ्तार अब सामान्य हो चुकी थी, लेकिन कैब के अंदर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। अरुण की नजरें बार बार सामने की पटरी और पीछे के अंधेरे के बीच घूम रही थीं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि खतरा टल गया है। विकास चुपचाप बैठा था। उसकी उंगलियां अनजाने में उस पोटली को छू रही थीं जो उसने अपनी जेब में वापस रख ली थी। तुमने कहा 2 दिन पहले भी कुछ हुआ था? अरुण ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। उस ड्राइवर का क्या नाम था? संतोष मंडल। विकास ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, जैसे वो नाम उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया हो। मेरे साथ ही ट्रेनिंग में था सर। बहुत अनुभवी आदमी था, 15 साल से इस लाइन पर। उस रात वो एक मालगाड़ी लेकर गुजर रहा था, अकेला, क्योंकि उसका सहायक बीमार होने की वजह से छुट्टी पर था। अकेला था? हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती थी। कंट्रोल रूम को उसका आखिरी मैसेज मिला था रात 1:45 बजे, बिल्कुल इसी वक्त के आसपास। उसने रेडियो पर बस इतना कहा था, कोई मेरा नाम पुकार रहा है बाहर, पटरी के किनारे से। उसके बाद कंट्रोल रूम ने उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर 20 मिनट बाद ट्रेन अपने आप न्यू बोंगाईगांव स्टेशन पर पहुंच गई, बिना किसी ड्राइवर के। इंजन की कैब खुली थी, अंदर सब कुछ ठीक था, बस संतोष गायब था। रेलवे पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा, कुत्तों की मदद ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। न कोई निशान, न कोई खून, कुछ नहीं, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। अरुण के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बाहर जंगल एक बार फिर घना होने लगा था और बारिश, जो कुछ देर के लिए थमी हुई थी, फिर से हल्की हल्की शुरू हो गई थी। रेलवे ने इसे क्या माना? हादसा, भागना? आधिकारिक तौर पर लापता लिखा गया है फाइल में, लेकिन सर, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब घटनाएं, ये सब कभी रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज नहीं होती। ऊपर से हमेशा दबाव आता है कि इन्हें आम मानवीय भूल या मौसम की वजह बताकर बंद कर दिया जाए। कोई नहीं चाहता कि सच बाहर आए, क्योंकि सच बहुत डरावना है, और उससे भी ज्यादा क्योंकि सच मानने का मतलब है खुदाई का काम रोकना, और वहां बहुत पैसा लगा है, बहुत बड़े लोगों का। अरुण ने गहरी सांस ली, अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए। तो अब क्या होगा? क्या खुदाई रुकेगी? विकास ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। मुझे नहीं लगता सर। मैंने खुद ऊपर तक बात पहुंचाने की कोशिश की, अपने डिविजनल मैनेजर से भी मिला, लेकिन उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि ये सब अफवाहें हैं, और अगर मैंने ज्यादा शोर मचाया तो मेरी नौकरी पर बनाएगी। मैंने हार मान ली सर। मुझे नहीं पता था कि और क्या करूं। ट्रेन अब उस इलाके के करीब पहुंच रही थी जहां डबल ट्रैकिंग का काम चल रहा था। दूर से ही अरुण को कुछ बड़ी मशीनें दिखाई देने लगीं। क्रेन, खुदाई करने वाली गाड़ियां, सब अंधेरे में चुपचाप खड़ी थीं।
काम रात के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन उनके करीब पहुंची, अरुण को एक अजीब सी बात नजर आई। उन मशीनों के आसपास जमीन असामान्य रूप से खोदी हुई थी। गहरे गहरे गड्ढे, जैसे किसी ने बहुत बेसब्री से, बहुत लापरवाही से काम किया हो। ये देखो, विकास ने इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नई दहशत थी। पिछली बार जब मैं यहां से गुजरा था, हफ्ते भर पहले, इतनी खुदाई नहीं हुई थी। वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तभी अचानक ट्रेन की रफ्तार में एक झटका महसूस हुआ, जैसे पटरी में कोई हल्की सी अनियमितता हो। अरुण ने तुरंत इंस्ट्रूमेंट पैनल चेक किया। सब कुछ सामान्य दिखा रहा था, लेकिन वो झटका फिर से महसूस हुआ, इस बार थोड़ा ज्यादा तेज। क्या हुआ? अरुण ने घबराकर पूछा। विकास की नजरें सामने की तरफ जम गईं और उसका चेहरा अचानक बेहद पीला पड़ गया। सर, स्पीड चेक कीजिए अभी। अरुण ने स्पीडोमीटर की तरफ देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। सुई खुद ब खुद बढ़ रही थी, बिना उसके थ्रॉटल छुए। 60, 70, 80। मैंने कुछ नहीं किया, अरुण चिल्लाया, थ्रॉटल को वापस खींचने की कोशिश करते हुए, लेकिन जैसे वो जाम हो गया हो, हिल ही नहीं रहा था। ब्रेक लगाइए, विकास चिल्लाया। अरुण ने ब्रेक पर पूरा जोर लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ट्रेन की अपनी कोई मर्जी हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आगे धकेल रही हो। और तेज खिड़की से बाहर जंगल एक धुंधली लकीर की तरह पीछे भागने लगा और हेडलाइट की रोशनी में अरुण को सामने पटरी पर वही साया दिखाई दिया। सफेद साड़ी वाली औरत, इस बार बहुत करीब, बहुत साफ, और वो अब हिल नहीं रही थी, सीधी खड़ी थी, पटरी के बीचों बीच, ट्रेन की तरफ देखती हुई। वो सामने है, अरुण चिल्लाया। हम टकरा जाएंगे। नहीं, विकास ने जोर से कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता लाते हुए। सर, याद रखिए, वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो सिर्फ चेतावनी दे रही है। हमें रुकना नहीं है, हमें डरना नहीं है। लेकिन अरुण का शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसकी आंखें उस साए पर जमी थीं, और जैसे जैसे ट्रेन करीब आती गई, उसे उसका चेहरा साफ नजर आने लगा। असाधारण रूप से खूबसूरत, लेकिन उसमें एक गहरा, प्राचीन गुस्सा था। और उसकी आंखें, वो गहरी काली आंखें, सीधा अरुण की आत्मा में झांक रही थीं। जैसे ठीक उसी पल जब लगा कि टक्कर होकर ही रहेगी, वो साया हवा में घुल गया, जैसे कोहरे का एक टुकड़ा बिखर गया हो। और उसी क्षण ट्रेन की रफ्तार अचानक सामान्य होने लगी। स्पीडोमीटर की सुई वापस नीचे आने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छोड़ दिया हो। अरुण हांफते हुए अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। ये क्या था अभी? मैं समझ नहीं पाया कुछ भी। विकास ने भी गहरी सांस छोड़ी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, कुछ और भी था। एक गहरी चिंता, एक एहसास कि हालात बदतर होते जा रहे हैं। सर, ये पहले कभी नहीं हुआ था। ट्रेन का अपने आप स्पीड पकड़ना, कंट्रोल खोना। गोपाल दा ने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो इसका मतलब क्या है? विकास ने खिड़की से बाहर उस खुदाई वाली जगह की तरफ देखा, जो अब पीछे छूट रही थी। इसका मतलब है कि वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में है। सर, पहले वो सिर्फ चेतावनी देती थी, डराती थी, लेकिन रुकने नहीं देती थी। लेकिन आज वो हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। शायद वो चाहती है कि हम यहाँ फंसे रहें, इस जगह पर, जैसे बाकी सब फंसे हैं। ट्रेन अब एक अपेक्षाकृत खुले इलाके में पहुंच गई थी, जहां जंगल थोड़ा पतला हो गया था और दूर एक छोटे से गांव की बत्तियां नजर आ रही थीं। अरुण ने कुछ राहत महसूस की, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल घूम रहा था। विकास, अगर ये खुदाई नहीं रुकी तो क्या होगा? क्या सच में 1998 जैसा कुछ फिर से होगा? विकास कुछ देर चुप रहा, जैसे वो जवाब देने से पहले अपने शब्द तौल रहा हो। गोपाल दा ने आखिरी बार जब मुझसे बात की थी, कुछ साल पहले, मरने से पहले, उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था। क्या वादा? उन्होंने कहा था कि अगर कभी दोबारा उस जगह की खुदाई हो, अगर कभी दोबारा उसकी शांति भंग हो, तो मुझे कुछ करना होगा। सिर्फ चुप बैठकर नहीं रहना होगा। उन्होंने मुझे कुछ दिया था, एक चीज जो उन्हें उनकी दादी से मिली थी, जो इसी गांव की थी, उसी मंदिर की पुजारन परिवार से। विकास ने अपने गले से एक पुराना तांबे का लॉकेट निकाला, जो अब तक उसकी वर्दी के अंदर छुपा हुआ था। उसमें एक धुंधला सा चिन्ह बना हुआ था, एक फूल जैसी आकृति, जिसके चारों तरफ कुछ प्राचीन लिपि में शब्द लिखे थे।
ये क्या है? अरुण ने पूछा। उसकी आंखें उस लॉकेट पर टिकी हुई थीं। गोपालदा कहते थे कि ये उस पुराने मंदिर की आखिरी निशानी है जो मंदिर टूटने से पहले बचा ली गई थी। उनकी दादी ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा, यही सोचकर कि एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि अगर कभी यक्षिणी का गुस्सा बहुत बढ़ जाए तो इस लॉकेट को उसी जगह वापस ले जाना होगा, किलोमीटर 37 पर, और उसे वहां की मिट्टी में दफना देना होगा, सम्मान के साथ, माफी के साथ। अरुण की आंखें फैल गईं। तुम्हारा मतलब है हमें वहां रुकना होगा, उसी जगह जहां? हाँ सर, मुझे डर तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। अगर हमने आज रात कुछ नहीं किया तो मुझे डर है कि अगली बार जो हादसा होगा वो सिर्फ एक ड्राइवर के गायब होने तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी ट्रेन खतरे में पड़ सकती है, कोई पैसेंजर ट्रेन भरी हुई, जैसे 1998 में हुआ था। अरुण ने अपने दिमाग में तेजी से हालात का जायजा लिया। उनकी जिम्मेदारी थी मालगाड़ी को सुरक्षित न्यू बोंगाई गांव पहुंचाना, लेकिन विकास की बातों में एक गहरी सच्चाई थी, एक एहसास कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो आने वाले दिनों में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, अरुण ने आखिरकार दृढ़ता से कहा। हम क्या करें? विकास ने राहत की एक हल्की सांस ली, जैसे उसे डर था कि अरुण मना कर देगा। आगे करीब 3 किलोमीटर बाद एक जगह है जहां ट्रेन को थोड़ी देर के लिए धीमा करना पड़ता है, एक पुराने सिग्नल की वजह से जो अभी भी मैनुअल है। वहां अगर हम बहुत जल्दी करें तो कुछ सेकंड मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें किलोमीटर 47 पर वापस जाना होगा और ट्रेन इस दिशा में चल रही है। हम वापस नहीं जा सकते बिना पूरी प्रक्रिया के। तो क्या करें? विकास ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी आंखों में एक नया विचार चमका। न्यू बोंगाई गांव पहुंचने के बाद हमारी ड्यूटी खत्म होगी सुबह 4 बजे। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है स्टेशन के पास खड़ी। हम वहां से सीधे किलोमीटर 47 जा सकते हैं, सड़क के रास्ते जो पटरी के समानांतर चलती है। सूरज निकलने से पहले हम वो लॉकेट वहां दफना सकते हैं। अरुण ने सिर हिलाया, हालांकि उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट अब भी बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन विकास, क्या तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? विकास की नजरें एक पल के लिए नीचे झुकी, फिर उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे पूरा यकीन नहीं है सर। गोपालदा भी शायद पूरी तरह नहीं जानते थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ न करने से बेहतर है कुछ करना। और मुझे ये भी लगता है कि आज रात आपका इस ट्रेन में होना कोई इत्तेफाक नहीं है। क्या मतलब? मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि जो लोग गोपालदा के परिवार से जुड़े हैं या जिन्होंने कभी इस कहानी को सच में समझने की कोशिश की है, वो किसी न किसी वजह से इस जगह की तरफ खींचे चले आते हैं। आपके पिताजी भी इसी लाइन पर काम करते थे, है ना सर? अरुण ने हैरानी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। शायद वो नहीं चाहते थे कि आप डरें, लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं आपका यहाँ होना भी उसी कहानी का हिस्सा है। ट्रेन अब उस पुराने मैनुअल सिग्नल के करीब पहुंच रही थी जहां रफ्तार धीमी करनी थी। अरुण ने ध्यान से ब्रेक लगाई। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी, हल्की सी झटकों के साथ। बाहर बारिश पूरी तरह थम चुकी थी और आसमान साफ होने लगा था। तारे अब ज्यादा साफ नजर आ रहे थे। जैसे ही ट्रेन पूरी तरह रुकी, कैब में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अरुण ने खिड़की से बाहर देखा। सिग्नल केबिन में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में अपने पुराने रजिस्टर में कुछ लिखता हुआ। जैसे ही उसने ट्रेन को रुकते देखा, वो उठकर बाहर आया और धीरे धीरे उनकी कैब की तरफ बढ़ा। कौन है ये? अरुण ने फुसफुसाकर पूछा। विकास का चेहरा अचानक हैरानी से भर गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। सर, इस सिग्नल केबिन पर कोई ड्यूटी पर नहीं होना चाहिए इस वक्त। इसे तो कब का ऑटोमेटिक कर दिया गया था, 2 साल पहले। बूढ़ा आदमी अब कैब के बिल्कुल करीब आ पहुंचा था। उसकी वर्दी पुराने जमाने की लग रही थी, बटन चमकीले पीतल के, टोपी पर एक बैज जो अब धुंधला पड़ चुका था। उसने ऊपर देखा, अरुण की आंखों में सीधा देखते हुए, और धीमी कर्कश आवाज में कुछ कहा, इतना धीमा कि अरुण को समझने के लिए आगे झुकना पड़ा। जल्दी करो, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। सूरज निकलने से पहले, वरना बहुत देर हो जाएगी। और फिर अरुण के देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा, जैसे वो कभी था ही नहीं।
सिग्नल केबिन की लालटेन भी बुझ गई और केबिन एक बार फिर पूरी तरह सुनसान अंधेरा नजर आने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी बरसों से बंद पड़ी जगह का होता है। अरुण कुछ पल के लिए सुन्न बैठा रहा। उस बूढ़े आदमी की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। विकास ने जल्दी से उसका कंधा हिलाया। सर, सुना आपने? हमें जल्दी करनी होगी। अरुण ने खुद को संभाला और सिग्नल हरा होते ही ट्रेन को आगे बढ़ाया। बचा हुआ सफर दोनों ने लगभग खामोशी में तय किया। हर एक की सांसें अभी भी उखड़ी हुई थी। हर एक का दिमाग उसी बूढ़े आदमी की बात पर अटका हुआ था। जल्दी करो, सूरज निकलने से पहले। करीब 2:45 बजे मालगाड़ी आखिरकार न्यू बोंगाई गांव जंक्शन पर सुरक्षित पहुंच गई। यार्ड की बत्तियां, आसपास खड़े कर्मचारी, चाय के स्टॉल की भाप, सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि पिछले कुछ घंटों की घटनाएं किसी बुरे सपने जैसी महसूस होने लगी। लेकिन अरुण जानता था कि यह सपना नहीं था। ड्यूटी हैंडओवर करने के बाद विकास सीधा अरुण के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। सर, अभी वक्त है। सूरज 5:30 बजे के आसपास निकलेगा। हमारे पास 2 घंटे हैं। अरुण ने बिना कुछ सोचे सिर हिलाया। कुछ घंटे पहले तक जो आदमी हर अजीब चीज पर सवाल उठा रहा था, अब वो खुद उस रात के रहस्य का हिस्सा बनने को तैयार था। विकास की पुरानी मोटरसाइकिल स्टेशन के बाहर खड़ी थी। दोनों उस पर सवार होकर पटरी के समानांतर चलने वाली कच्ची सड़क पर निकल पड़े। हवा ठंडी थी। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। करीब 40 मिनट बाद वो उसी जगह पहुंचे जहां से उनकी रात की यात्रा गुजरी थी। किलोमीटर 47। मोटरसाइकिल एक किनारे खड़ी करके दोनों पैदल जंगल के अंदर उतरे। टॉर्च की रोशनी में पटरी के ठीक बगल में वो जगह नजर आई जहां नई खुदाई हुई थी। गहरे बदसूरत गड्ढे, जैसे किसी ने बिना किसी सम्मान के जमीन को चीर डाला हो। विकास वहीं रुक गया। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। यही है वो जगह, उसने धीमी आवाज में कहा। गोपालदा ने बताया था, ठीक इसी जगह पुराना मंदिर हुआ करता था। उसने अपने गले से वो तांबे का लॉकेट उतारा और अपने बैग से एक छोटी खुरपी निकाली। घुटनों के बल बैठकर उसने गड्ढे के किनारे नरम मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। अरुण चुपचाप उसके पास बैठा, अपनी टॉर्च की रोशनी उस जगह पर टिकाए रखी। हवा अचानक शांत हो गई थी। कुछ पल पहले तक जो हल्की सरसराहट पेड़ों में सुनाई दे रही थी, वो भी थम गई थी। जंगल में एक भारी इंतजार करती हुई खामोशी छा गई। मुझे माफ कर दो, विकास ने धीमी कांपती आवाज में कहना शुरू किया, अपनी नजरें जमीन पर टिकाए हुए। उन सब की तरफ से जो तुम्हारी जगह का सम्मान भूल गए, जो लालच में, जल्दबाजी में तुम्हारी शांति भंग करते रहे। हम यहाँ माफी मांगने आए हैं और वादा करने आए हैं कि हम आवाज उठाएंगे ताकि ये जगह फिर कभी बेइज्जत न हो। उसने लॉकेट को धीरे से उस छोटे गड्ढे में रखा और मिट्टी से ढक दिया, बहुत सावधानी से, जैसे वो कोई बहुत नाजुक चीज संभाल रहा हो। अरुण ने भी मन ही मन उस अनदेखी शक्ति से क्षमा मांगी, अपने दिल में सच्चा सम्मान महसूस करते हुए। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खामोशी और दूर कहीं किसी पक्षी की हल्की आवाज जो धीरे धीरे जंगल में वापस लौटने लगी थी। फिर बहुत धीरे से हवा फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार वो ठंडी, डरावनी हवा नहीं थी। ये एक हल्की, गर्म बयार थी, जैसे किसी ने गहरी सांस छोड़ी हो, राहत की सांस। पेड़ों के पत्ते हल्के से सरसराए और एक पल के लिए अरुण को हवा में फूलों की एक हल्की, मीठी खुशबू महसूस हुई। कुछ ऐसा जो इस घने जंगल में बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। विकास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। मुझे लगता है वो सुन रही है सर। अरुण ने आसमान की तरफ देखा। पूर्व दिशा में हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। सूरज निकलने का वक्त करीब आ रहा था। दोनों कुछ देर और वहीं बैठे रहे, खामोशी में, जब तक आसमान पूरी तरह सुनहरा नहीं हो गया। उस सुबह न्यू बोंगाई गांव लौटते हुए विकास ने अपने डिविजनल मैनेजर को एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी। इस बार बिना डरे, बिना झिझके उसने पिछली 3 घटनाओं का जिक्र किया, संतोष मंडल के गायब होने का, और साफ शब्दों में मांग की कि किलोमीटर 47 के आसपास खुदाई तुरंत रोकी जाए।
कम से कम तब तक जब तक एक स्वतंत्र सुरक्षा जांच पूरी न हो जाए। रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची और हैरानी की बात यह थी कि इस बार किसी ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि उसी हफ्ते खुदाई वाली जगह पर काम कर रहे 2 मजदूरों ने भी अजीब अनुभवों की शिकायत की थी। जो भी वजह रही हो, हफ्ते भर के भीतर प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोक दिया गया, भूवैज्ञानिक जांच के नाम पर। अरुण उस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने रेलवे की नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन हर बार जब वो इस सेक्शन से गुजरता, वो एक पल के लिए मन ही मन उस अनदेखी रखवाली करने वाली शक्ति को नमन जरूर करता। कभी कभी बारिश वाली रातों में उसे लगता कि दूर कहीं जंगल के बीचों बीच वो सफेद साया अब भी वही है, लेकिन अब वो डराता नहीं था। अब वो बस देखता था, चुपचाप, जैसे कोई पुराना संरक्षक अपनी जमीन की रखवाली कर रहा हो, शांति से। विकास और अरुण की दोस्ती उस रात के बाद और गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर गांव वालों की मदद से उस जगह पर एक छोटा सा स्मारक बनवाया। कोई भव्य मंदिर नहीं, बस एक साधारण सा चबूतरा, जहां आने वाले सालों में गांव के लोग फिर से दिए जलाने लगे, फूल चढ़ाने लगे, जैसे सदियों पहले उनके पुरखे किया करते थे। आज भी अगर आप गुवाहाटी लाइन से रात के सफर पर निकलें और किलोमीटर 47 के करीब से गुजरें, तो शायद आपको कुछ खास नजर ना आए। बस घना जंगल, चमकती पटरी और दूर कहीं एक छोटा सा चबूतरा जिस पर हमेशा एक दिया जलता रहता है, चाहे कितनी भी तेज हवा या बारिश क्यों ना हो। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सुने, बारिश की रातों में इंजन की गड़गड़ाहट के बीच, तो शायद आपको भी एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे। अब डराने वाली नहीं, बल्कि सुरक्षा देने वाली। क्योंकि जो कहानियां रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती, वो अक्सर सबसे ज्यादा सच होती हैं, और जो जगहें हम भूल जाते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो डार्क लेजेंड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही असली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। अब आपसे कुछ सवाल कमेंट में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया? वो पटरी पर दिखने वाला मलबा, वो गायब सिग्नल मैन, या यक्षिणी वाली पूरी कहानी? क्या आपको पहले से पता था कि गुवाहाटी लाइन पर ऐसी कोई कहानी मशहूर है? क्या आपने कभी रेलवे या हाईवे से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव सुना है जो रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है? अगर आप अरुण या विकास की जगह होते, तो क्या आप भी रात को किलोमीटर 47 पर रुककर वो लॉकेट दफनाने की हिम्मत करते? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर लिखिए। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची या सुनी सुनाई डरावनी कहानी है, तो हमें भेजिए। शायद अगली स्टोरी आपकी हो। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए और अंधेरे में अकेले मत निकलिए।